उतरती है और वहां पर 6 मोटर गाड़ियां इनका इंतजार करती हैं। 3 मोटर गाड़ी जो थी वो क्लोज थी, 3 मोटर गाड़ी ओपन थी। उन्होंने बोला हम ओपन मोटर गाड़ी पे जाए। तो फिर इनके सुरक्षा सलाहकारों ने बोला कि सर ये आपके लिए सेफ नहीं है, आप ओपन मोटर गाड़ी में क्यों जा रहे हैं, इतना रिस्क मत लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, राइट। अभी हम लोगों ने मॉर्निंग के सेशन में एडी कॉल में देखा था, अथॉरिटेरियन लीडर किसी की नहीं सुनता, अथॉरिटेरियन लीडर नहीं, ओपन गाड़ी में ही जाऊंगा। वहां से वो उनका जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था वहां तक इनको जाना था। करीब 75,000 से 1 लाख के आसपास लोग उनके स्पीच का उनका इंतजार कर रहे थे। ये वहां पर पहुंचे, एक टर्न था, उस टर्न के ऊपर इनके ऊपर हैंड ग्रेनेड मारने की कोशिश करी। जब हैंड ग्रेनेड मारा तो सही में इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो हैंड ग्रेनेड इनकी गाड़ी के डोर से लग के नीचे गिरा और पीछे की गाड़ी ब्लास्ट हो। वो देख के फ्रांस कार्डिनाट बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने बोला भाई ये क्या तरीका है, मैं इधर आया हूँ आपकी परेशानी सुनने, राइट, क्या दिक्कत है उसको सुनने, और आप मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि जो मेरे अंगरक्षक हैं पुराने इतने सालों से, वो उनको हॉस्पिटल में मैं देखने जाऊंगा। जब देखने जाऊंगा तो इसमें बोला मैं ओपन गाड़ी से जाऊँ, देखते हैं अब कौन क्या मारता है। तो एक 18 साल का लड़का गिडविन उत्पेड़सी जिसका नाम था, उसने 6 रिवॉल्वर उठा के मार दिए। 6 इनको, 2 इनकी वाइफ फ्रांसिस कार्डिनाट और फ्रांस सोफिया की डेथ यहीं पे ही हो जाती। ऑस्ट्रिया हंगरी के ये राजा थे। बॉस्निया एक छोटा सा राज्य था। ये घटना कहीं से कहीं तक भी वर्ल्ड वॉर 1 तक लग रही है क्या? कुछ ऐसा वर्ल्ड वॉर 1 जैसा कुछ दिख रहा है आपको कि कुछ हुआ? यहां तक तो नहीं। अब इसके बाद ये गिडविन उत्पेड़सी जो 18 साल का युवा था, इसकी जो कास्ट थी दैट वाज साल कम्युनिटी, ही वाज फ्रॉम अ साल कम्युनिटी, राइट। और ये कहां से था? सर्बिया से था। ऑस्ट्रिया हंगरी के ठीक नीचे एक छोटा सा राज्य, इस राज्य का नाम था सर्बिया, ये यहां से था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला कि भाई ये चूंकि इसी देश का नागरिक था तो हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। और ये प्रेशर किस पे बनाया गया? फिर ये राजपाट पुराने राजा पे आ गया, भाई बेटे तो मर गए। फ्रांसिस जोसेफ को बोला कुछ तो एक्शन लो, आपका बेटा मर गया, बहू मर गई, कुछ तो एक्शन लीजिए, सर्बिया पे अटैक करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो लड़का जो था वो सर्बिया का था। तो उन्होंने बोला युद्ध से क्या मतलब निकलेगा, जो होना था हो गया, छोड़ो बात। तो भी इनके मंत्रियों ने बोला नहीं नहीं अटैक तो करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली इस पे बात हुई कि चलो 10 शर्तें दे दो, ये मान जाते हैं तो युद्ध, नहीं मानते हैं तो युद्ध होगा। इन 10 शर्तों में से 9 शर्तों पे सर्बिया मान गया। एक शर्त थी जिसमें $10 मिलियन का पेनल्टी उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, जो उनके पास उनकी पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं थे देने के लिए। 10वें पॉइंट पे उन्होंने रिजेक्ट किया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला ठीक है भाई सर्बिया पे हम युद्ध करेंगे। अभी तक भी विश्व युद्ध जैसा कुछ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला हम सर्बिया पे युद्ध करेंगे। रशिया ने बोला कि अगर आपने सर्बिया पे हमला किया, रशिया में भी मूल जाति जो है वो साल जाति है, तो उन्होंने बोला आपने सर्बिया पे हमला किया तो हम आप पे हमला करेंगे। तो जर्मनी ने बोला कि ऑस्ट्रिया हंगरी में मूल जाति है जर्मनी की, जेमेनिक, तो उन्होंने तो जर्मनी ने रशिया को चेतावनी दी आपने ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला किया तो हम आप पे करेंगे। और अब हुआ क्या? ना ऑस्ट्रिया हंगरी रुका, ऑस्ट्रिया हंगरी ने ठीक इसके 1 महीने बाद सर्बिया पे किया युद्ध। सर्बिया ने यहाँ युद्ध किया तो रशिया ने किया ऑस्ट्रिया हंगरी पे, तो जर्मनी ने किया रशिया। अब थोड़ी जरा बनी विश्व युद्ध जैसी कुछ स्थिति आई। 2-5 बड़े देश इसके अंदर जुड़े, सर्बिया आ चुका है, ऑस्ट्रिया हंगरी आ चुका है, राइट। पर बात कहाँ से शुरू हुई? एक राजा रानी की छोटी सी कहानी थी, छोटे से राज्य की। वहां से अभी देखिए आप जर्मनी। अच्छा, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, इन तीनों के बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या था कि हम आपस में एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, हम पे कोई हमला करेगा तो मदद करेंगे। तो अब जर्मनी ने बोला कि देखो भाई, जैसे 2 दोस्तों के बीच में होता है भाई, आप दोनों दोस्त हैं तो वो तीसरे दोस्त को आप बोलोगे भाई देखो हम तो लड़ लिए, तू किसकी तरफ है? ये हो गया इसके बीच में, जर्मनी और रशिया के बीच में। जर्मनी आया आगे बढ़ के, जर्मनी ने बोला कि भाई देख फ्रांस इधर आ बैठ, भाई देख हम तो लड़ लिए दोनों, अब अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो तू किसकी तरफ? तो एक नॉर्मल दोस्त क्या बोलेगा, भाई लड़ रहे हो क्या, झगड़ा हो गया क्या? अरे जब होगा, जब देखी जाएगी, छोड़ो। फ्रांस ने भी यही बोला कि जब युद्ध होगा तब की तब देखेंगे, अभी से क्या बात करनी। जर्मनी ने बोला अच्छा ऐसा, तो आप पे भी युद्ध। तो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी युद्ध कर दिया। अब जर्मनी बना रहा था वहां पे स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी ऐसी कोई बहुत अद्भुत सी तो नहीं थी, पर जो भी उस समय जर्मनी के दिमाग में चलाओ। जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर के बीच में एक छोटा सा देश आता है जिसको बोलते हैं बेल्जियम। बेल्जियम के राजा थे किंग आर्थर। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई,
है ना, वैसे ही आपके पास 45 लाख का सैन्य बल है जर्मनी के पास, कोई ऐसी विशेष स्ट्रैटेजी बनाने जैसी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे तो 10-15 लाख थे, आप फ्रांस को वैसे भी हरा देते, पर फिर भी कुछ अलग आज कुछ तूफानी करते हैं। तो ये गए बेल्जियम के राजा किंग आर्थर के पास और जाकर बोला कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट अटैक ना करते हुए हम बेल्जियम के रास्ते पीछे से अटैक करें। बेल्जियम ने बोला ठीक है। बेल्जियम ने बोला भाई 4 लाख का मेरा सैन्य बल है, भाई मैं तो क्या ही मदद कर पाऊंगा आपकी। तो उन्होंने बोला भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम अपना सैन्य बल यहाँ पर 2-3 लाख का रखेंगे और आपका इस बीच में जो भी पुल या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है हम 4 गुना पे करेंगे आपको उसे। बेल्जियम ने बोला ठीक है। अब 1-2 लाख करते करते 10 लाख सैनिक आ गए। अब बेल्जियम को लगने लगा कि हमारा सैन्य बल 4 लाख का, ये फ्रांस के ऊपर तो कब्जा कर ही रहे हैं, इनने कभी मेरे पे भी कब्जा कर लिया तो इस डर के मारे ये विलियम केचर फ्रांस के राजा के पास गया और जाकर बोला कि साहब देखो बात ऐसी है कि मैं इस चीज के लिए मान गया था और ये जो फ्रांस जर्मनी हमला करने वाला है वो वाया बेल्जियम यानी हमारे उससे करने वाला है। 4 लाख का मेरा सैन्य बल है, 10 लाख तो सैनिक उतार दिए हैं बेल्जियम में, मैं मना भी नहीं कर पा रहा, तो भाई अब आप मदद करो। तो फ्रांस ने बोला कि भाई देखो वो आर्मी तो स्टैब्लिश कर चुका है, 45 लाख का सैन्य बल उनका है जिसमें से 10 लाख पीछे से भी घेर चुके हैं। अब इस पॉइंट पे तो और कुछ भी नहीं है, अब अगर मदद कर सकते हैं हमारी तो हमारे गॉडफादर ब्रिटेन जॉर्ज पंचम ही मदद कर सकते हैं। तो किंग आर्थर और विलियम केचर गए ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन को जाकर बोला जॉर्ज पंचम को कि भाई आप हमारी मदद करो। देखो जर्मनी फ्रांस पे तो हमला कर ही रहा है, बेल्जियम में वो ऑलरेडी है, तो अब ये 2 देश तो नहीं बच रहे, तो अब आपको मदद करनी होगी। जॉर्ज पंचम ने बोला कि जो जर्मनी का राजा है मेरी बुआ का लड़का है और एक्चुअल में भी उनका यही रिलेशन है। जो उस समय जॉर्ज पंचम थे और जो जर्मनी के राजा थे उनका आपस में रिलेशन भी था, तो उन्होंने बोला कि देखो वही तो मेरा छोटा भाई, भाई उससे क्या बैर, उससे क्या लड़ना, और दूसरा भाई तुम लोगों के आपस के झगड़े में मेरे को नहीं पड़ना है, और ये करके वो चल दिया। तो फिर धीरे से किंग आर्थर ने बेल्जियम के छोटे से राज्य के फिर राजा ने हिम्मत करके जॉर्ज पंचम को बोला कि देखो पंचम जी ऐसी बात है फिर कि अगर ये बेल्जियम और फ्रांस हथिया लिया तो फिर आप भी ज़्यादा दूर नहीं हो, एक बीच में बस ब्रिटेन की सी है वो क्रॉस करके फिर अगले आप ही हो। तो फिर उनको लगा कि नहीं भी मदद करनी चाहिए, और फिर ग्रेट ब्रिटेन को लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ और जर्मनी ने मुझ पे हमला किया तो ये एक रिस्क हो सकती है, और एक ऐसे 2 देश जो कभी युद्ध में आ ही नहीं सकते थे, ये दोनों देश भी ब्रिटेन और जर्मनी ये आपस में मिलना। और फिर ब्रिटेन उस समय 1/4 दुनिया पर राज कर रहा था, जिसमें भारत का तो कहीं से कहीं तक लेना देना, इजिप्ट का लेना देना, गल्फ कंट्री का लेना देना, राइट, कनाडा का लेना देना, जितने भी राज्य उस समय ब्रिटेन के अधीन थे जो कि 1/4 दुनिया थी, तो 1/4 दुनिया ब्रिटेन आने से इस युद्ध में आई। भारत के अंदर 22 लाख जवान, 5 लाख शीप, 10 लाख बैल, 75,000 घोड़े, 50,000 ऊंट की बलि चढ़ी। फिर हमारा कोई ये बैटल था ही नहीं, सिर्फ हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हमें ये बैटल लड़नी पड़ी। एंड दिस हैपेंड विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, सभी को इस बैटल के अंदर कूदना पड़ा जो ब्रिटेन के फेवर में थे। अब जर्मनी अभी तक किस किस से हम लड़ाई कर चुका है, अगेंस्ट हो चुका है, बेल्जियम, फ्रांस, अब ब्रिटेन भी अपोज में आ गया है, रशिया पे तो कर ही चुका था, इसके बाद भी लालच नहीं जा रही, इसके बाद भी इसमें, और सर्बिया तो है, इसके बाद उसने बोला कि ठीक है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो ब्रिटिश सी है ये ब्रिटिश सी के ऊपर कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि अगर ये मिलता है तो ट्रेड रूट के ऊपर पूरा कब्जा हो जाएगा। तो ये क्या करना शुरू करता है, ब्रिटेन के सारे जहाज को फोड़ना शुरू करता है। अब इतनी सब प्रोसेस के बीच में एक देश है जो अभी तक कूदा नहीं है इसमें, जो हर जगह आता है, एंड दैट इज यूएस। अमेरिका दूर बैठा बैठा बस देख रहा था कि भाई अब दाल बाफले लग चुके हैं तो बस अब कहाँ बैठना है, कहाँ लग रही है पंगत, कैसे खाना है, राइट। सो व्हेन द एंटायर मील इज रेडी, एंटायर प्लेटर इज रेडी, वेयर टू सिट एंड हाउ टू ईट, राइट, दिस अमेरिका वाज प्लानिंग। दुनिया के उस ग्लोब के उस तरफ बैठे उस देश को कोई लेना देना ही नहीं था इधर होने से। बट द थिंग इज America's 2/3 economy is running on weapon manufacturing and weapon supply. दुनिया के वो देश जिनकी इकोनॉमी वेपन मैन्युफैक्चरिंग और वेपन सप्लाई पे चल रही है, राइट,
तो उनके लिए तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि भाई जब इतना सब कुछ हो चुका तो हम पीछे क्यों, हमें तो इसमें एंटर होना ही है एंड वी हैव टू क्रिएट बिजनेस। और उस समय बहुत बड़ा रिसेशन भी अमेरिका में चल रहा था। विद दैट नोट इनको बहुत समय से कुछ मिल नहीं रहा था और जर्मनी ने ब्रिटेन के जहाजों को गिराया 10, 15, 20 जहाजों को गिराया। एक जहाज को गिराया जिसमें एक पैसेंजर यूएस का था, जिसको खरोच तक नहीं है, पर वो चूंकि उस समय मौजूद था और उसकी जान को खतरा हो सकता था के बेसिस पे अमेरिका ने बोला अब हम भी युद्ध करेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। तो जर्मनी ने बोला कि साहब अब आप मत कूदो, मतलब यूं ही बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है, इतना समेटने दो मुझे, अब आप भी युद्ध में आ जाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जैसे तैसे जर्मनी के राजा ने अमेरिका के राजा को मनाया कि भाई नाउ इट वुड बी नॉट फेयर कि इफ यू आल्सो गेट इनटू द वॉर। तो अमेरिका ने बोला आखिरी वॉर नहीं। अमेरिका ने यहाँ ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम को बोला कि अब तुम वो करो जो जर्मनी कर रहा था, जहां इनके जो जहाज दिखे उठा के फोड़ो। अब जर्मनी को कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, जर्मनी के जहाज पहले ब्रिटेन के जहाज में जाते सब पैसेंजर में देखते कि अमेरिका का तो कोई नहीं है, जब नहीं है तब बोलते उड़ाओ। अरे जब तक तो जर्मनी के जहाज को ब्रिटेन ने उड़ाना शुरू कर दिया, यानी ये प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूम कर रही थी कि इसके अंदर जर्मनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फिर एंड में जब फ्रस्ट्रेट हो गए तो हम लोग बोलते ना अरे यार चलो जो भी दिख जाएगी, फोड़ो तुम। जर्मनी ने बोला फोड़ो, और बस 3 से 4 जहाज के अंदर एक जहाज था जिसके अंदर 10 पैसेंजर यूएस के घायल हुए। बस ये पॉइंट हुआ एंड देन अमेरिका केम इनटू दिस एंटायर मैटर। और ऐसे अमेरिका भी जर्मनी के अपोज में हुआ। अब जर्मनी अभी कितने कंट्रीज से लड़ रहा है, जर्मनी बेल्जियम के अपोज में हो गया, जर्मनी फ्रांस के अपोज में हो गया, जर्मनी रशिया से लड़ रहा है, जर्मनी ब्रिटेन से लड़ रहा है, ब्रिटेन मतलब आधी दुनिया से लड़ रहा है, राइट, और अमेरिका से, और रशिया भी सब मतलब अब हो गया प्रॉपर वर्ल्ड